वेलकम टू एनएम क्लासेस। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। प्रिय छात्रों, आप सभी कैसे हैं? कोरोना काल में बच्चों सतर्क रहो और पढ़ते रहो और जो भी डाउट्स हैं वो पूछते रहो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका पेपर जो यूपीएसआई वगैरह का है वो शायद समय पर हो। उसके बारे में अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो पढ़ते रहो। आप अपने घरों पर रहकर, जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ आप अपने लगातार जो आपका लक्ष्य है उसके लिए प्रयासरत रहो। ठीक है छात्रों, तो देखते हैं। अभी तक हमने जो शक और कुषाणों का जो क्षत्रपों का जो शासन था उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो शक क्षत्रपों का जो थोड़ा बहुत उसमें रह गया है, मूर्ति कला और उसके विद्यालय वगैरह कैसे थे, तो वो बेटा मैं बता देता हूँ। फिर हम उसके बाद आएंगे सातवाहन पे। ठीक है, तो क्या था कि उस समय जो मूर्तियां ज़्यादातर जो बनाई जा रही थी और तराशी जा रही थी वो ज़्यादातर बुद्ध की थी। बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो ज़्यादातर उस समय तराशी गई। तो बुद्ध से संबंधित कथाओं का जो जो चित्रण है उसमें वो चित्रण अगर हम देखेंगे तो बेटा वो शिला पट्टिकाओं पर था। ठीक है, और निचली घाटियों से आंध्र में बहुत विकसित हुई। और इसमें अगर हम देखते हैं तो बड़ी संख्या में भी वहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, और नागार्जुन कोंडा, गया, ठीक है, सांची, बरहुट और अमरावती से प्राप्त जो हैं वहाँ से इनकी ज़्यादातर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और अमरावती कला जो शैली थी वो कृष्णा और गोदावरी के नदियों की निचली घाटियों में, लगभग जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ की शैलियों में पाई गई हैं। ठीक है, और इसमें एक महत्वपूर्ण यह है कि जो अमरावती है उसकी जो शैली है वो मुख्यतः सातवाहन वंश की शैली है। अमरावती जो वहाँ पर बुद्ध की जो मूर्तियाँ, जो वहाँ के स्तूपास हैं, जो उनकी शैली है बच्चों, वो सातवाहन वंश के जो शासक थे उनकी शैलियाँ उसमें यूज की। ठीक है, और सातवाहन के बाद जब कौन आए उसमें, वहीं उधर ही दक्कन क्षेत्र में एक शुआकू, तो उन्होंने उसको संरक्षण दिया सातवाहन के बाद। ठीक है, और उनका जो शासन समय रहा है वो लगभग 150 ईस्वी से लेके 350 ईस्वी के मध्य तक उन्होंने उसको संरक्षण दिया। और जो कला जो वहाँ यूज हुई है उस क्षेत्र की, वो कथात्मक कला है। उसमें एक चित्रण भी है कि जो एक हाथी है वो बुद्ध के पास आ रहा है, जो बिल्कुल उन्हें शायद उनके ऊपर आक्रमण वो करने के लिए उनके पास आ रहा है। तो बुद्ध ने अपने ज्ञान से उसको वश में किया है। तो वह बिल्कुल जो एक नाटकीय जो एक चित्रण है वह उसमें दिखाया गया है, दर्शाया भी गया है उसमें। तो उस शैली को उसमें कहा गया है कथात्मक शैली, या एक तरीके से जो उसमें जो आर्ट यूज हुई है, जो उसमें एक तरीके से कला है, वो कथात्मक है बच्चों। ठीक है, और उसमें जो पत्थर यूज हुआ है वो सफ़ेद संगमरमर का पत्थर यूज हुआ है। देखिए मैंने उसमें यहाँ पर लिख दिया है, सफ़ेद संगमरमर का पत्थर प्रयोग हुआ है उसमें। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण जो क्षत्रप थे रुद्रदमन प्रथम, उन्होंने संस्कृत साहित्य को बहुत संरक्षण दिया। ठीक है, क्योंकि उनका जो गिरनार वाला जो जूनागढ़ अभिलेख है वहाँ से आप देखेंगे कि उन्होंने जो सुदर्शन झील का फिर से मरम्मत करवाई। उसमें ज़्यादातर जो पूरा लिखा हुआ है अभिलेख वो संस्कृत में ही लिखा हुआ है, और वो प्राचीन भारत का पहला संस्कृत शाही अभिलेख भी है। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथ जो हैं जैसे महावस्तु, दिव्य वदान, वो भी इसी काल के दौरान लिखे गए हैं, इसी काल के हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर जो रचना हुई है वो अवावदानों की रचना हुई है। ठीक है, और जो कि महायान बौद्ध जो शाखा थी उसको उन्होंने बढ़ाया है बहुत। और इसमें मिश्रित संस्कृत जो भी और प्राकृत वगैरह थी संस्कृत, उसमें मिश्रित भाषाओं का भी उसमें प्रयोग किया गया है उस अभिलेखों में। ठीक है, यूनानी एक ऐसे पहले जो लोग थे
जिन्होंने पर्दे को, पर्दा वो वाला नहीं जो मुंह ढकने वाला होता है, थिएटर आर्ट जो है, जो आपने देखा होगा, जो बाद में नाटकीय वगैरह जो होते हैं, और पर्दा आपने कहीं लाइव शो वगैरह आप देखेंगे तो एक कर्टेन होता है, पर्दा होता है, तो वैसा जो उसका शुरुआत जो हुई है वो यूनानियों के द्वारा शुरुआत हुई है इसकी। यूनानियों ने पर्दे का परिचय करवाया उस समय, ठीक है, जिसे थिएटर या उस समय यवनिका भी कहा जाता था इसके लिए, ठीक है, यवनिका। और एक इसमें जो तरीके से यौन क्रियाओं के लिए जो यूज हुआ है, जो ग्रंथ है एक टाइप का, वो कामसूत्र जो है वह भी उसी के काल के दौरान लिखा गया था वात्स्यायन के द्वारा, और उसका थोड़ा जो भाग है वो गुप्त काल में भी, या वाकाटक समय जो है वहाँ का जो उस काल में जो ग्रंथ है ये, उसको बाद में उसमें और जो क्रियाएं थी उनको जोड़ा गया और उसको पूर्ण किया गया है। वो गुप्त काल तक यह है पूरा ग्रंथ लिखता रहा गया और वहाँ जाके वह संपूर्ण हुआ, ठीक है। अच्छा, कांच की उन्होंने मतलब जो शीशा वगैरह है, कांच है, उसकी खोज बहुत हुई है, या कांच की वस्तुएं बहुत बनवाई गई थी उस समय, ठीक है। अब बात करते हैं सातवाहन वंश की। इसके साथ ही बच्चों आपका कुषाण, यूनान, शक और पहलव वो समाप्त होते हैं, जो विदेशी वगैरह जो थे जो भारत में आए। अब उसके बाद आते हैं सातवाहन वंश। जैसे क्या हुआ कि मौर्य काल का पतन हुआ उत्तर भारत में, तब उस समय वहाँ पर कौन आ गए थे उत्तर भारत में? शुंग वंश आ गया, कर्ण वंश आ गया। तो मौर्यों का जो क्षेत्र, दक्कन का जो क्षेत्र था, दक्षिण भारत से थोड़ा ऊपर आएंगे तो दक्कन का प्लेट्यू है, जो कि थोड़ा सा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो दक्कन पठार में आता है। तो वो दक्कन का जो क्षेत्र था वहाँ पर कौन आए? सातवाहन लोग आए। सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्होंने वहाँ पर एक तरीके से जो जो उधर के क्षत्रप थे, जो शक लोग थे, सीथियन लोग थे, उनको वहाँ पर उन्होंने हराया और उस क्षेत्र को उन्होंने अपने कब्जे में लिया और वहाँ कई वर्षों तक शासन भी किया, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। देखते हैं भाई, दक्कन में मौर्यों के बाद ब्रह्मापुरी, ठीक है, से प्राप्त पुरा शासकों के सिक्के पर गोभद्र, सिमुक, समीगोप, कामवय, नारंग के सिक्के जो प्राप्त हुए हैं उनसे इनके साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। और जो सम्राट अशोक थे, अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित रथिक और भोजिक, मैंने यहाँ पर इसको मेंशन भी किया है, रथिक और भोजिक जो थे वो बाद में सातवाहन के समय महारथी और महाभोजक बन गए थे, ठीक है। अच्छा, सातवाहनों को पुराणों में जो सातवाहन लोग हैं उनको सातवाहन नाम से संदर्भित नहीं किया गया है, उनको आंध्र वंश के जो शासक थे आंध्र नाम से उसमें संदर्भित है पुराणों में। तो अगर इसमें कहा जाए, ये प्रश्न आए कि किन शासकों को पुराणों में आंध्र शासक के रूप में दर्शाया गया है, संदर्भित किया गया है, तो बेटा उसका उत्तर हुआ आंध्र वंश, सातवाहन। सातवाहन का कहीं जिक्र नहीं है पुराणों में, सिर्फ आंध्र वंश के जो शासक थे उनका ही उसमें जिक्र है, ठीक है। लेकिन ये दिलचस्प इसमें एक बात और भी है कि ना तो आंध्र नाम सातवाहनों के अभिलेखों में मिलता है, मतलब सातवाहनों ने जितने भी अभिलेख लिखे हैं उसमें वो सातवाहन किस नाम से ही है, आंध्र नाम से नहीं है, ठीक है। और ना ही पुराणों में सातवाहनों का कोई जिक्र है, ठीक है। कुछ पुराणों के अनुसार जो आंध्र वंश के शासक थे उन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी सातवाहनों की, बेटा वो क्या थी? राजधानी, वो प्रतिष्ठान आधुनिक पैठान थी। पैठान का अगर क्षेत्र हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये पश्चिमी भारत का हिस्सा है, तो महाराष्ट्र के आसपास ये क्षेत्र था पैठान, तो पैठान इनकी राजधानी थी, ठीक है। और जो पैठान राजधानी, ये बड़ा प्रश्न आ चुका है, वो किस नदी के किनारे था? तो वो गोदावरी नदी के तट के
किनारे एक जगह थी, उसका नाम पैठान, आधुनिक पैठान, और पूर्ण नाम उस शासन के समय प्रतिष्ठान था। ठीक है। अच्छा, प्राचीनतम यहाँ से सातवाहन क्या प्राप्त होते हैं? अभिलेख प्राप्त होते हैं। उन अभिलेखों में क्या है भाई? प्राचीनतम जो सातवाहन जो अभिलेख है वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है, ईसवी का भी नहीं, पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है, जब उन्होंने कण्वों को पराजित किया है। कर्ण वंश के जो शासक थे उनको पराजित भी किया इन्होंने। ठीक है। और मध्य भारत पे उन्होंने कब्जा किया और वहां पर शासन भी किया। ठीक है। और वहां से, लेकिन वह कहा जाता है कि जो सातवाहन वंश के जो शासक थे वो आंध्र में नहीं थे, बाद में उन्होंने खैर उसको घेर लिया, वहां पर भी शासन किया है, लेकिन सबसे पहले उनका जो बेटा राज क्षेत्र था वो महाराष्ट्र का था। उत्तरी महाराष्ट्र उन्होंने विशेष तौर पर शासन किया है। ठीक है। और जो ऊपरी गोदावरी का जो क्षेत्र था, गोदावरी घाटी का जो क्षेत्र है, जहाँ उनकी उसमें राजधानी भी थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने विशेष तौर पर शासन किया है। इनके आरंभिक सिक्के और अभिलेख यहाँ से प्राप्त होते हैं, और धीरे धीरे इनका विस्तार, मतलब इनके शासन का विस्तार कर्नाटक और दक्षिण भारत में अगर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश तक फैल गया था। ठीक है। प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे, ये बड़ा प्रश्न आ चुका है कि इसमें पूर्व के बंदरगाह कौन से और पश्चिमी कौन से। तो भृगु, कच्छ, मतलब वही भरूच। ठीक है, भरूच, और कल्याण, सुपारिका, सोपारा। ठीक है, ये सब वहाँ के उनके बंदरगाह थे। अरे, जो सातवाहन वंश के जो शासक थे, इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण वंश होने का दावा किया कि ये लोग, मतलब ये सभी जो सातवाहन शासक थे, उन्होंने यह दावा किया वो सभी शासक ब्राह्मण वंश के थे। ठीक है। और वे कृष्ण वासुदेव को मानते थे। और नागानिका के नाने घाट का जो गुफा अभिलेख है, जो मैंने इसमें यहाँ लिखा भी है, नागानिका के नाने घाट के गुफा जो अभिलेख हैं, जो सातकर्णी के द्वारा, मतलब सातकर्णी के समय के लिखे गए अभिलेख हैं, तो वहाँ से भी यह जानकारी मिलती है कि ये अभिलेख जो हैं वो पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास के हैं, और वहाँ से यही प्राप्त होता है कि वो लोग कृष्ण वासुदेव को मानते थे। ठीक है। और उसमें यह भी था मेंशन कि वो महान यज्ञों का निष्पादन भी करते थे। ठीक है। अच्छा, सातवाहन वंश से संबंधित मात्र नाम का इस्तेमाल वो लोग करते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी बालाश्री, वशिष्ठी पुत्र, मतलब जिसके नाम के पुत्र हैं तो उसमें मात्र माता का नाम भी यूज होता था। ठीक है। तो उसमें क्या है, लेकिन वह इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वो लोग मात्र सत्तात्मक उनका शासन था। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है इसमें कि उनका शासन मात्र सत्तात्मक नहीं थे वो लोग। और ये इन्होंने स्वयं को एक बाद में पदवी भी ली है, जिसे कहते हैं दक्षिणापथपति। मतलब इन्होंने जो पदवी जो धारण की है उसका नाम है दक्षिणापथपति। दक्षिणापथपति जो है, इन्होंने पदवी भी ली है। ठीक है। किन लोगों ने लिए? सातवाहन वंश के शासकों ने दी। और इन्होंने पहली बार, ये बेटा प्रश्न आ चुका है कि ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों को, बौद्धों को कर मुक्त भूमि सबसे पहले दान में दी, अनुदान में दी है। उन्होंने इसका दावा भी किया है। तो बेटा इसका उत्तर यही है, सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को और जो बौद्ध धर्म के सन्यासी थे उनको कर मुक्त भूमि दान में दी है। ठीक है। जिस पर उस भूमि को नमक के लिए भी नहीं खोदा जा सकता था कि वहां से नमक प्राप्त कर ले, क्योंकि ज़्यादातर उनके जो क्षेत्र थे वो तटीय क्षेत्र थे, है ना। तो वहां पर, और एक और था कि वहां शाही सेना भी नहीं जा सकती थी उनके जमीनों पे। ठीक है। और उल्टा उन्हें प्रतिरक्षा का उपहार दिया है। प्रतिरक्षा का मतलब क्या है कि उनकी उस भूमि की रक्षा भी की जाएगी, कोई और आके विशेष कोई दूसरा शासक या दूसरा जमींदार वगैरह उनकी भूमि को ना घेर ले। ठीक है।
और उन्होंने भूमि को अनुदान में देकर बौद्ध धर्म को भी बढ़ाया है, उसे संरक्षण भी दिया था। तो बेटा इसके पहले जो शासक थे, जो संस्थापक भी बोले जाते हैं, उनका नाम था सिमुक। तो ये प्रश्न में आ चुका है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। ठीक है, जिन्होंने बुद्ध व जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है, और उसके बाद जो स्थायी रूप से पहले जो शासक हैं उनका नाम है गौतमी पुत्र शातकर्णी। ठीक है, तो इनका जो बेटा शासन समय मतलब शासन काल रहा वो 106 ईस्वी से लेके 130 ईस्वी के बीच का उनका शासन काल रहा था। लगभग 24 वर्ष इन्होंने शासन उसमें किया था। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा आपको समय दे रहा हूँ का वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लो, मैं थोड़ा साइड से हट जाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। बच्चों थोड़ा गला मेरा सूख गया था तो पानी पीने भी मैं जरा चला गया था। तो जो पहले बेटा शासक थे गौतमी पुत्र शातकर्णी, तो ये ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने शक क्षत्रप नहपान की क्या की थी? हत्या की थी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। और इन्होंने चांदी के सिक्के दोबारा गढ़वाए और लगभग 8000 से भी ज़्यादा। और कौन से वाले थे सिक्के? जो नहपान ने सिक्के गढ़वाए थे, उनकी जब उन्होंने हत्या कर दी और अपनी विजय का उल्लेख करने के लिए चांदी के दोबारा सिक्के उन्होंने 8000 से भी ज़्यादा गढ़वाए थे। और उनका जो शासन था गौतमी पुत्र शातकर्णी का, वो उत्तर में मालवा से लेके दक्षिण में कर्नाटक था। और उन्होंने शकों से मालवा और काठियावाड़ छीन लिया था। ठीक है, और आंध्र क्षेत्र तक इनका शासन था। तो शातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन उसकी मृत्यु के बाद, जब गौतमी पुत्र शातकर्णी की मृत्यु हो गई तो उनकी वीरता का वर्णन या उनकी उपलब्धियों का वर्णन जो किया है वो उनके पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। ठीक है बेटा, और इनकी जो पत्नी थी गौतमी पुत्र शातकर्णी की या वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी की माता गौतमी बालाश्री के अभिलेखों से प्राप्त होता है। ठीक है, और गौतमी पुत्र शातकर्णी एक ऐसे पहले शासक थे, यह भी प्रश्न आ चुका है, जिन्होंने एक ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण होने का दावा किया है। ठीक है, या इन्होंने खतीय दप मानमद की उपाधि भी ली है, जिसका क्या अर्थ है? क्षत्रियों के अत्याचार को खत्म करने वाला। वो कौन था? खतीय दप मानमद। और कार्ले अभिलेख से प्राप्त होते बेटा, कार्ले गुफाओं को आप कभी नेट पर डाल के देखना, वो ज़्यादातर बौद्ध धर्म की गुफाएं बड़ी सुंदर सी हैं। तो कार्ले जो अभिलेख या कार्ले गुफाएं हैं, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में और पुणे में है आधुनिक क्षेत्र। और वहाँ पर भी क्या प्राप्त हुआ है कि उन्होंने एक गांव अनुदान में दिया है। उस गांव का नाम क्या है? कराजिका गांव। ठीक है, और नासिक अभिलेख से क्या प्राप्त होता है? नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है कि शातकर्णी ने अपने शासन के 18वें वर्ष के दौरान जो नहपान का दामाद था, अब ये देखिए नहपान की हत्या भी की इन्होंने और नहपान से युद्ध भी हुआ, लेकिन उससे पहले इतना ये आप उनकी उदारता भी देखिए कि नहपान का जो दामाद था उषावदत्त, उसको उन्होंने भूमि दान में दी। क्यों दी? कि वो बौद्ध सन्यासियों को भोज कराने के लिए
उन्होंने उनको भूमि भी दान में दी। और रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से भी यह सिद्ध होता है कि गौतमी पुत्र शातकर्णी के जो पुत्र थे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, उन्होंने अपना कुछ जो विविध जो शहर था को खो भी दिया और कर्दमक को भी दे दिया था। ठीक है, तो बेटा इसके बाद जो शासक हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी हैं, उनके बारे में मैं आपको बताए देता हूँ अभी। ठीक है, तब तक आप इसको लिख लेना, लिख भी लिया हुआ आपने, थोड़ा रफ कर देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हैं, अभी मैं बताऊंगा इसकी महत्वपूर्ण बातें। अब शुरू होता है असली वंश सातवाहन वंश। गौतमी पुत्र शातकर्णी के जो पुत्र हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इन्होंने क्या क्या किया था बेटा, उसमें से प्रश्न आते हैं काफी। देखते हैं, तो पहले जो दो इनके बेटे थे गौतमी पुत्र शातकर्णी के, का नाम था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इनका शासनकाल जो रहा है वो 130 से 154 ईस्वी के बीच था। 30 से 154 ईस्वी के बीच। ठीक है बच्चों, देखते हैं इनमें कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के जो सिक्के हैं वो आंध्र के विभिन्न क्षेत्रों से पाए जाते हैं। इनके जो सिक्के हैं वो आंध्र के विभिन्न क्षेत्रों से पाए जाते हैं। ठीक है, और पश्चिमी भारत के क्षत्रपों ने पूर्वी क्षेत्र में उसकी व्यस्तता का फायदा उठाकर संभवतः अपने कुछ क्षेत्रों को वापस पा लिया। वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमावी के लैंड के सिक्के पर पानी के जहाज के चित्र भी पाए जाते हैं। मतलब क्या है कि वशिष्ठी पुत्र एक ऐसे पहले शासक थे, कैसे भाई, जिनके सिक्कों पर जहाजों के चित्र पाए जाते थे। और वो सिक्के का के बने होते थे, वो सिक्के लेड धातु के बने होते थे। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रश्न भी आ चुका है कि ऐसे कौन से वंश के शासक थे जिन्होंने लेड के सिक्के जारी किए थे। तो बेटा इसका यही उत्तर है कि सातवाहन वंश के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने बृहद स्तर पर लेड के सिक्के जारी किए थे। और जिसमें सबसे पहले जो सिक्के लेड के जारी करने वाला कौन सा शासक था, वह थे गौतमी पुत्र शातकर्णी के पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। बेटा ये प्रश्न आ चुका है। अब आपका ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने लेड के सिक्के जारी किए, लेड के सिक्के जारी किए, जिन पर क्या था, जिन पर जहाजों के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगले जो शासक हैं इन्हीं के पुत्र हैं यज्ञ श्री शातकर्णी। यज्ञ श्री शातकर्णी, इनका शासन है 165 से 194 ईस्वी। ठीक है, देखते हैं इनको भी क्या किया। तो बाद के राजाओं में से एक जिसने शासकों से उत्तरी कोंकण, मतलब उत्तरी कोंकण का क्षेत्र है ना, अच्छा कोंकण रेलवे भी प्रश्न पूछता है कभी, कोंकण का क्षेत्र क्या है। तो उधर हम देखेंगे थोड़ा सा गुजरात का क्षेत्र से लेके कर्नाटक का मंगलौर तक का जो क्षेत्र है, मतलब गोवा तो उसमें आ ही जाता है, गुजरात के दक्षिण से लेके और मंगलौर जो कर्नाटक का जो क्षेत्र है, कर्नाटक के मंगलौर तक का क्षेत्र जो है वो कोंकण क्षेत्र कहलाता है। तो कोंकण क्षेत्र, और आपके इसमें मालवा को इन्होंने फिर से जीत लिया था। अर्थात क्या है कि कोई और दूसरे शासक रहे होंगे जिन्होंने उनको क्षेत्र जीत लिया होगा, उनसे दोबारा जो उनके पुत्र थे यज्ञ श्री शातकर्णी, इन्होंने फिर से दोबारा उनसे अपना क्षेत्र वापस पा लिया था। ठीक है,
और यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर भी पानी के जहाज प्रतिरूप से प्राप्त होता है कि यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और नौसेना प्रेमी थे, नौवाहन परिवहन के प्रेमी थे। तो इनके सिक्कों पर भी क्या मिला है, पानी के जहाज का चित्र। ठीक है, ये नौ परिवहन क्या थे, प्रेमी, और इन्होंने मालवा कोकण का क्षेत्र फिर से जीत लिया था। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी के उत्तराधिकारियों में गौतमी पुत्र विजय प्रमुख रूप से बेटा इन तीन शासकों में से प्रश्न आता है। सिमुख जो कि सातवाहन वंश के कौन थे, संस्थापक थे। उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी और उनके पुत्र यज्ञश्री सातकर्णी। बस इन तीनों शासकों में से बेटा प्रश्न आता है और उसका बाद में प्रशासन वगैरह पूछ लेता है और उसके बाद आपका ये भी वंश समाप्त हो जाएगा। थोड़ा जो रहेगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, या अगर हो सका तो अभी मैं थोड़ा सा अगर टाइम मिलता है तो मैं इस क्लास में बता दूंगा पूरा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी क्लास ज़्यादा लंबी हुआ करे, जिससे कि आप भी थोड़ा देखते रहा करो, क्योंकि आपके लिए विषय और भी है। लेकिन हिस्ट्री आप पूरे जीएस में देख लेना, सबसे ब्रॉड सब्जेक्ट है बेटा, और इसलिए इसमें इसको कंप्लीट होने में सबसे ज़्यादा समय भी लगता है। लेकिन सबसे रुचिकर सब्जेक्ट है बेटा हिस्ट्री। इसे आप लिंक कर करके पढ़ोगे तो, और अगर आप बीच बीच में तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, लूसेंट उठाओगे, तो आपके समझ में नहीं आएगी, आपको हिस्ट्री याद भी होना बड़ा मुश्किल रहेगी। लेकिन मैं अपने नोट्स आपको इस तरीके से मैं बता रहा हूँ और इसमें लिखवा रहा हूँ, आप इसको नोट्स को ही मेरे देख लेना। आपका प्रीलिम यूपीएससी और यूपीएससी हो हिस्ट्री में 10 में से 8 प्रश्न मिलने ही मिलने, संभावना पूरी 8 प्रश्न की। ठीक है, उसके बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो गौतमी पुत्र विजय, ये नहीं पूछता है कि मैं आपको बता देता हूँ। और सातकर्णी, इसमें चंद्रा सातकर्णी हो गए, वशिष्ठी पुत्र विजय सातकर्णी हो गए, और पुरमावी, हाँ इसमें एक पूछता है हाला। इसके बाद जो प्रमुख जो एक उत्तराधिकारी थे वो थे बेटा हाला। इसमें से पूछता क्या है, यह पूछता है संभवतः ये 17वें राजा थे, ये 17वां राजा था हाला। और ये कौन था, महान कवि भी था ये, जिन्होंने क्या इसमें लिखा है ऐसा कि ये महान कवि है या महान कवि थे, ऐसा कैसे सिद्ध होता है। इन्होंने एक रचना की है जिसका नाम है गाथा सप्तशई। ये बड़ा प्रश्न भी आ चुका है कि गाथा सप्तशई के रचनाकार कौन थे, तो राजा हाला। ठीक है, जिसमें 700 श्रृंगारिक कविताओं का महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा में लिखा संग्रह है। इसमें लगभग 700 श्रृंगारिक क्या हैं, कविताएं हैं जो प्राकृत भाषा में हैं लिखी हुई, महाराष्ट्र की प्राकृत भाषा में, महाराष्ट्र की प्राकृत भाषाओं में ये कविताएं लिखी हुई हैं। और 3री शताब्दी ईस्वी के मध्य में सातवाहन वंश का अंत हो गया। लगभग तीसरी जो शताब्दी थी उसके मिडिल टाइम पीरियड में अगर देखेंगे तो सातवाहन वंश लगभग समाप्त हो गया था और विभिन्न ताकतें सातवाहन के स्थान पर आ गईं, जैसे दक्कन में वाकाटक, मैसूर में कदम्ब आ गए और महाराष्ट्र में अभीर और आंध्र में इक्ष्वाकु। ठीक है, तो मुख्य शासकों के रूप में इनके बाद आए। और बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सातवाहन वंश का जो राजनीतिक और इसमें उनका जो शासन था और प्रशासन था उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद हम आएंगे सीधे दक्षिण भारत में, क्योंकि मैं लिंक हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपको, तोड़ तोड़ के मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको इतिहास जैसे जैसे मैं समझाता चाहूँ। और मेरी वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें तो आपको फिर से देखने की शायद मुझे लगता है ऐसा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद भी हो जाएगा। मेरी वीडियो को आप बस 2 से 3 बार देख लें। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा बेटा, संगम काल।
तो सातवाहन वंश को अभी तक मैं इतना ही रोकता हूँ, और बाकी जो है मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा बेटा आपको, जिससे कि आपका 2 ही क्लास में सातवाहन वंश समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या आएगा, दक्षिण भारत के संगम काल, जिसमें कौन कौन से थे, पांड्य, चेर और चोल। बेटा बहुत महत्वपूर्ण शासक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो मेरी क्लास को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, और मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है बेटा वो KU.LDEEP2629, बेटा ये टू लिखा हुआ है, ओके 2629 है। इस पर आपके जो भी प्रश्न हैं, डाउट्स हैं, पूछिए। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं इंस्टाग्राम देखूंगा और आपके आंसर दूंगा। ठीक है बेटा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग NM क्लासेस, कीप वॉचिंग NM क्लासेस। नमस्कार प्रिय छात्रों।